नमस्कार के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में देश और प्रदेशों की कुछ खास और अहम खबरों को हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात होगी मोदी सरकार की अपील की और आखिर क्यों हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रॉकेट की रफ्तार से नीचे गिर रहा है, इसकी हम बात करेंगे। साथ ही बात असम में एक बार फिर हेमंता युग की शुरुआत और सीएम योगी की शपथ ग्रहण में शामिल की हम पूरी कहानी दिखाएंगे। और बात उत्तराखंड को मिले 5वें धाम यानी शयन धाम को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात करेंगे एनसीआरबी के आंकड़ों की आखिर क्या है यूपी का चार्जशीट रेट और राष्ट्रीय रैंकिंग में योगी सरकार ने कहां मारी है बाजी। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी अलमारी में रखा सोना या आपकी अगली विदेश यात्रा भारतीय रुपए की सेहत बिगाड़ रही है? सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यही है। ईरान युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच भारतीय रुपया 96 की खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, यानी कि गिर चुका है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक ऐसी अपील की है जिसकी चर्चा आज दुनिया भर के अर्थशास्त्री कर रहे हैं। पीएम ने आपसे आर्थिक देशभक्ति मांगी है, यानी 1 साल तक सोने से तौबा और विदेश यात्राओं पर लगाम। आखिर मोदी सरकार को यह इमरजेंसी कॉल क्यों लेनी पड़ी? क्यों हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रॉकेट की रफ्तार से नीचे गिर रहा है? आइए इस आंकड़ों के इस चक्रव्यूह को सरल भाषा में समझते हैं। क्या आपका सोना खरीदना या विदेश घूमने जाना देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल सकता है? शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालातों ने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ईरान युद्ध के बाद कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और रिकॉर्ड तोड़ सोने के आयात ने भारतीय रुपये को 96 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर धकेल दिया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए देशवासियों से एक खास अपील की। आखिर क्यों पीएम चाहते हैं कि आप 1 साल तक सोना न खरीदें और अपनी विदेश यात्राएं टाल दें? आइए इन आंकड़ों के जरिए समझाते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर मंडराता ये दबाव कितना ज्यादा है। हमें विदेशी मुद्रा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मई को देश की जनता से अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की भी अपील की। पीएम मोदी ने लोगों से विदेश यात्राओं को टालने का भी आह्वान किया। अब आंकड़ों से समझिए आखिर पीएम मोदी को ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। दरअसल भारत हर साल विदेशों से 15 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदता है और 7 लाख करोड़ का सोना भी खरीदता है। ये कीमत सरकार को डॉलर में चुकानी पड़ती है और बड़ी बात यही है कि कच्चा तेल और सोना दोनों मिलकर देश के इंपोर्ट बिल का 30% से ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं देश का पैसा किन 2 बड़ी चीजों में खर्च हो रहा है। भारत का भारी भरकम आयात बिल, मद और वार्षिक खर्च, कच्चा तेल 15 लाख करोड़, सोना 7 लाख करोड़,
कुल हिस्सेदारी देश के कुल इंपोर्ट बिल का 30% से ज्यादा। रुपए की कमजोरी का चक्र क्या कहता है? ज्यादा खरीद, तेल और सोने की अधिक डिमांड, डॉलर की मांग, भुगतान के लिए डॉलर की जरूरत बढ़ी, रुपया कमजोर, मांग बढ़ने से डॉलर महंगा हुआ यानी 96 के पार, महंगा आयात, रुपया टूटने से तेल सोना खरीदना और ज्यादा महंगा हुआ। अब आसान भाषा में समझिए तो तेल और सोने की जितनी ज्यादा खरीद उतनी डॉलर की मांग भी बढ़ती है और जितनी मांग बढ़ती है उतनी डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है। सीधे तौर पर हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। अब रुपया जितना टूटता है उतना कच्चा तेल और सोना खरीदना महंगा हो जाता है। आज डॉलर का दाम करीब 96 रुपए है। दरअसल ईरान युद्ध के बाद से भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और युद्ध शुरू होने के सिर्फ 2 महीने के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 38 बिलियन डॉलर गिरकर 691 बिलियन डॉलर पर आकर खड़ा है। अभी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 से 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी है, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात बिल लगभग दोगुना होकर 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2022-23 में 35 बिलियन डॉलर था। इसमें सालाना 24% की वृद्धि देखी गई है। विदेश यात्राओं और अन्य खर्चों के लिए भारत से बाहर जाने वाले पैसा काफी बढ़ गया है। अकेले विदेश यात्रा पर लगभग 15 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। ऐसे में अगर जनता सोने की खरीद में 30 से 40% की कमी करती है तो देश का लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का मकसद बिना किसी तत्काल वित्तीय सख्ती जैसे आयात शुल्क बढ़ाना की जनता की सोच में बदलाव लाकर आयात बिल को नियंत्रित करना है। इससे चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने और रुपये को स्थिरता देने में मदद मिलेगी। इसके विकल्प के रूप में सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है, ताकि घरों में रखे बेकार सोने को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। फिलहाल ये महज आंकड़े का खेल नहीं है, ये हमारे और आपकी जेब से जुड़ा मामला है। डॉलर जितना महंगा होगा, आपकी रसोई का तेल और गाड़ियों का ईंधन भी उतना ही महंगा होता जाएगा। सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और पीएम की अपील इस महंगाई के चक्र को तोड़ने की एक कोशिश है। बिना किसी टैक्स या सख्ती के जनता के सहयोग से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का ये मोदी मॉडल कितना सफल होता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात हिमंता युग की करेंगे। असम में एक बार फिर हिमंता युग की शुरुआत हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन इस जीत की पटकथा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा अध्याय है। घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर योगी की प्रखर आवाज का असर गुवाहाटी की गलियों में साफ देखा गया। आज जब योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर समारोह स्थल तक सिर्फ उनके नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। 3 अप्रैल से शुरू हुए उस चुनावी अभियान का क्लाइमैक्स आज गुवाहाटी की जो धरती है वहां पर दिखाई दिया। इस खास रिपोर्ट में देखें। असम की धरती आज एक नए अध्याय की साक्षी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टार पावर के बीच हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर असम की कमान संभाल ली है। गुवाहाटी का खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड आज न केवल शपथ ग्रहण समारोह का केंद्र रहा, बल्कि ये बीजेपी के उस अटूट भरोसे का भी प्रतीक बना जिसे जनता ने 2026 के विधानसभा चुनाव में एनडीए पर जताया है।
लेकिन इस पूरे समारोह में अगर किसी एक चेहरे ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव प्रचार के दौरान असम की गलियों में 27 जनसभाएं और रोड शो करने वाले योगी आदित्यनाथ का जब एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत हुआ तो लगा मानो उत्तर प्रदेश और असम की सांस्कृतिक धाराएं एक ही हो गई हैं। चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो या विकास का, यूपी मॉडल योगी की लोकप्रियता ने आसाम के नतीजों में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि असम में हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। इसको लेकर गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज में शपथ समारोह के भव्य तैयारियां की गईं। इस अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ। समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें स्टार पावर के नाम से जाना जाता है, उनका असम पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। स्थानीय कलाकारों ने वाद्य यंत्रों की धुन और पारंपरिक लोक नृत्य के माध्यम से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री योगी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने जयकारों के साथ उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों के प्रति आभार जाहिर किया। उनके स्वागत के दौरान वहां उत्साह और उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। सीएम योगी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2026 के असम विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम और पश्चिम बंगाल में कुल 27 जनसभाएं और रोड शो किए। उन्होंने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत 3 अप्रैल 2026 को असम से की थी। योगी ने असम में कांग्रेस एआईयूडीएफ गठबंधन की कड़ी आलोचना करते हुए एनडीए के लिए वोट मांगे। विशेष रूप से लव जिहाद और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे अधिक मांग वाले स्टार प्रचारकों में से एक सीएम योगी को ही माना जाता है, जिनकी सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। पार्टी ने इन्हीं दोनों राज्यों में हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान, विकास के मॉडल एक साथ बुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को उन सीटों पर उतारा जहां हिंदुत्व और ध्रुवीकरण का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। कुल मिलाकर असम में हिमंता बिस्व शर्मा की दूसरी पारी की शुरुआत ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में विकास और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। लेकिन इस पूरी चुनावी यात्रा और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह उभरे जिनकी लोकप्रियता की गूंज लखनऊ से लेकर गुवाहाटी तक सुनाई दे रही है। 27 जनसभाओं का मैराथन प्रचार और फिर जीत के बाद ये भव्य स्वागत बताता है कि योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल और उनका प्रखर नेतृत्व अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी उनके प्रति अटूट विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों के सहयोग से असम में एनडीए की ये नई सरकार अब अगले 5 सालों के लिए सबका साथ सबका विकास के संकल्प को दोहराने के लिए तैयार खड़ी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारतीय स्टोर के इतिहास की। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। आज का दिन भारतीय स्टोर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। आपको बता दें, ठीक 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि नए भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है।
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल जाबांजों को नमन किया बल्कि प्रदेश के 5वें धाम यानी सैन्य धाम को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी दी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का दिन भारत के सैन्य इतिहास में उस न्याय और शौर्य के नाम दर्ज है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ के रख दी। पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना हमले का जवाब जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया तो पूरी दुनिया ने नए भारत की सैन्य शक्ति का लोहा माना। इसी गौरवशाली जीत की पहली वर्षगांठ के मौके पर राजधानी देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाबाजों को नमन किया। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड के सैनिकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी दी है। देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा प्रदेश का 5वां धाम यानी सैन्य धाम अब लगभग तैयार है और जल्दी इसको देशवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग की ओर से देहरादून स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य, सम्मान और वीरता का 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के जवानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई को निर्णायक अंजाम दिया गया। साथ ही सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई भी दुश्मन भारत देश पर आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि देहरादून में बने सैन्य धाम को जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। 2014 में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बहुत पुरानी मांगों को सबको लगातार उन्होंने पूरा किया। सैनिकों को मनोबल को लगातार बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने हर प्रमुख दिवस जो हमारे देश के पर्व होते हैं, होली, दिवाली, ऐसे दिनों पर हमेशा सेना के बीच में जाते रहे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों पे ही घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण हैं आज भारत बना रहा है। उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया। 80 से भी अधिक देशों को आज रक्षा के उपकरण भारत सप्लाई कर रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज भारत की सेना को भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था। उस दौरान आतंकियों ने धर्म और जाति पूछकर 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत 7 मई 2025 को जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही सैनिकों, उनके परिजनों समेत उनकी पुरानी मांगों को पूरा किया है। सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना और उनको मोटिवेट करने के लिए पीएम तीज त्योहारों पर सेना के बीच जाते भी रहे हैं। उत्तराखंड को सौगात, जल्द खुलेगा सैन्य धाम। देहरादून में निर्मित सैन्य धाम जल्द जनता को समर्पित होगा। वीर सैनिकों के सम्मान में बनाया गया प्रदेश का 5वां धाम। रक्षा निर्यात में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हुआ भारत। 2014 के बाद सैनिकों के लंबित 1 रैंक 1 पेंशन जैसी मांगे हुई पूरी। पीएम मोदी की उपस्थिति से बढ़ा सरहदों पर जवानों का उत्साह। तकनीकी रूप से बेहद आधुनिक और सशक्त हुई भारतीय सेना।
उत्तराखंड का ये भव्य सैन्य धाम लगभग बनकर तैयार है। कुछ आखिरी चरण की औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, जो चल रही हैं। सैनिक धाम में मुख्य गेट पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसके अलावा मुख्य गेट के चारों तरफ सेना के टैंक और एक लड़ाकू विमान अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना में भगवान की तरह पूजे जाने वाले बाबा जसवंत सिंह और हरभजन सिंह के दोनों मंदिर बनकर तैयार हैं। पार्किंग, आउटडोर, थिएटर, म्यूजियम की इमारतें भी बनकर तैयार हैं। मुख्य अमर ज्योति जवान की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सभी तरह के काम पूरे हो चुके हैं। जनरल विपिन रावत की प्रतिमा भी लग चुकी है। सभी शहीदों के नाम सैन्य धाम में लिखे हैं। सैन्य धाम का निर्माण देहरादून के गुनियाल गांव के सार्वजनिक भूमि के साथ साथ अन्य प्राइवेट लैंड और कई तरह की सरकारी भूमि को अधिकृत करके हो रहा है। निश्चित तौर से अपने क्षेत्र में उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम के निर्माण से गुनियाल गांव और आसपास के लोग बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि ये बेहद सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण उनके क्षेत्र में हो रहा है। ये इसलिए भी बेहद खुशी की बात है क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग भारतीय सेना में काम कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करना जानता, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर प्रहार करने की हिम्मत भी, हौसला भी रखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह आश्वासन देहरादून का सैन्य धाम जल्द ही जनता के लिए खुल जाएगा। उन हजारों शहीद परिवारों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये सैन्य धाम का केवल पत्थरों का स्मारक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी पाठशाला बनेगा, जहां उत्तराखंड के वीरों की वीरता की कहानियां सदियों तक गूंजती रहेंगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश अब अपराध मुक्त होने की राह पर है? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। जहां देश के कई राज्यों में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं यूपी में हत्या जैसे संगीन अपराधों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात, सांप्रदायिक दंगों के मामले में यूपी अब जीरो टॉलरेंस का उदाहरण बन गया है। आखिर क्या है यूपी का चार्जशीट रेट और राष्ट्रीय क्राइम रैंकिंग में योगी सरकार ने कहां बाजी मारी है? आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं यूपी की बदलती हुई तस्वीर। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जो अपनी राजनीतिक सरगर्मी के साथ साथ अक्सर अपनी कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाओं और विवादों के केंद्र रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की साल 2024 की ताजा रिपोर्ट यूपी के बारे में एक बिल्कुल अलग और सकारात्मक तस्वीर पेश कर रही है। जी हां, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, बल्कि हकीकत के धरातल पर यूपी ने एक लंबी छलांग लगाई है। रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की दर अब राष्ट्रीय औसत से 28% से भी नीचे आ गई है। जहां एक तरफ हत्या और दंगों जैसे जघन्य अपराधों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मोर्चे हैं जहां चुनौतियां आज भी बरकरार हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कैसे यूपी अपराध के मामले में 24वें स्थान से खिसककर 18वें पर आ खड़ा है और आखिर वो कौन सा अपराध है जिसमें उत्तर प्रदेश आज भी देश में नंबर 1 बना है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अक्सर अपनी कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाओं में रहता है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2024 की ताजा रिपोर्ट एक अलग कहानी बयां कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे आ गई है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर कुल अपराधों की रैंकिंग तक यूपी ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। गंभीर अपराधों में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय रैंकिंग, हत्या 29वां स्थान, दर 1.3, राष्ट्रीय दर 1.9, बलात्कार
24वां स्थान, दर 2.8, राष्ट्रीय दर 4.3। महिला अपराध 17वां स्थान, दर 58.0, राष्ट्रीय दर 64.6। अपहरण 13वां स्थान, दर 4.9, राष्ट्रीय दर 5.8। उत्तर प्रदेश में साल दर साल तुलना में हत्या जैसे गंभीर अपराधों में कमी आई है, जबकि महिला अपराधों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। यूपी में साल दर साल तुलना 2023-2024 हत्या के मामले 2023 में 3600 से ज्यादा, 2024 3218। महिला अपराध के मामले 2023 में 66,381, 2024 में 66,398। अपराध में यूपी की हिस्सेदारी। चार्जशीट रेट। यूपी का चार्जशीट दाखिल करने का औसत 76.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 75.6% से बेहतर है। सांप्रदायिक सद्भाव। 2024 में प्रदेश में 0 सांप्रदायिक दंगे दर्ज किए गए। कुल योगदान। देश के कुल अपराधों में यूपी की हिस्सेदारी 12.14% है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध दर 252.3 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अपराध दर 180.2 है, जो सतत सुविचारित प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति जमीन पर उतरी है। उन्होंने आधुनिक पुलिस स्टेशन, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, फास्ट ट्रैक कोर्ट, संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को इस सुधार का कारण बताया। देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अक्सर अपनी कानून व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट एक अलग कहानी बयां कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपराध की दर अब राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे आ गई है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर कुल अपराधों की रैंकिंग तक यूपी ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट बता रही है कि यूपी में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से करीब 28.5% कम है। निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरह से कितने सही हैं, इसका अंदाजा तो जमीन पर ही लगेगा। हम लोग अक्सर देखते हैं महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध होता है, लेकिन पुलिस उस पर ठोस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस एफआईआर भी लिखने से बचती है जब तक उसे ये नहीं लगता कि मामला हाईलाइट होगा। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है ये जो आंकड़े सामने आए हैं वे किन स्थिति और परिस्थिति में देखने को मिल रहे हैं। आज भी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।